नमस्कार। आज के इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के एक ऐसे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसे मैं हमेशा नींव का पत्थर कहता हूँ। विषय है भारत का भौतिक भूगोल। देखिए, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों या कोई भी अन्य परीक्षा, तो इस विषय को समझे बिना भूगोल को समझना या यूं कहें कि भारत को समझना ही लगभग असंभव है। आप सोचकर देखिए, भारत की जलवायु कैसी होगी, यहाँ कौन सी फसलें उगेंगी, हमारी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करेगी, हमारी संस्कृति कैसी होगी। इन सभी बड़े बड़े सवालों की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं भारत के इन्हीं पहाड़ों में, मैदानों में और पठारों में छिपी हुई है। तो आज हम इसी फाउंडेशनल टॉपिक को, इसी नींव को बहुत विस्तार से और एक क्लासरूम की तरह समझेंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सवाल है, भारत को अक्सर एक उपमहाद्वीप यानी अ सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? देखिए, कई बार हम ये शब्द सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर इसके पीछे का मतलब नहीं समझते। उपमहाद्वीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भूभाग, इतना बड़ा कि वो किसी महाद्वीप का हिस्सा तो है, लेकिन अपनी विशालता, अपनी विविधता और अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान के कारण वो लगभग एक अलग महाद्वीप जैसा ही लगता है। तो इसका जवाब किसी एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। इसका असली जवाब छिपा है भारत की विशाल और विविध भौतिक विशेषताओं में, जिन्हें हम आज एक एक करके जानने वाले हैं। तो ये सवाल ही हमारी पूरी चर्चा का, हमारी पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु रहेगा। तो इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हम सब मिलकर एक काल्पनिक भौगोलिक यात्रा पर निकलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें हम भारत के सिर से यानी एकदम उत्तर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके पैरों तक यानी दक्षिण तक जाएंगे। देखिए, भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन की सुविधा के लिए भारत जैसे विशाल देश को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 6 प्रमुख भौतिक खंडों में यानी 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स में विभाजित किया है। और ये 6 विभाजन ही हमारी इस यात्रा के मुख्य पड़ाव होंगे। हम हर एक पड़ाव पर रुकेंगे, वहां की जमीन को देखेंगे, उसकी बनावट को समझेंगे और उसकी विशेषताओं को बहुत ही विस्तार से क्लासरूम स्टाइल में समझेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 6 भौगोलिक विभाजन, हमारी कहानी के 6 अध्याय, हमारी यात्रा के 6 पड़ाव। चलिए एक एक करके इनके नाम जानते हैं और दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं। सबसे पहला, उत्तर में भारत का ताज, हमारा प्रहरी, हिमालय पर्वत। दूसरा, हिमालय के ठीक नीचे भारत का अन्न भंडार, जहां से हम सबका पेट भरता है, वो है उत्तरी मैदान। तीसरा, भारत का सबसे पुराना, सबसे कठोर और खनिजों से भरा भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारत के पश्चिम में रेत का सुनहरा समंदर, भारतीय मरुस्थल। पांचवां, समुद्र और जमीन का मिलन स्थल यानी हमारे तटीय मैदान। और छठा और आखिरी, समुद्र में बिखरे हुए मोतियों की तरह हमारे द्वीप समूह। इन 6 नामों को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि भारत का पूरा भौतिक भूगोल इन्हीं 6 के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम हैं भारत के मस्तक पर, हमारे हिमालय पर्वत पर। अब यहाँ पर जो पहला महत्वपूर्ण शब्द आता है, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये है कि हिमालय एक युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है। अब यहाँ 2 शब्द हैं, युवा और वलित। युवा क्यों? युवा इसलिए क्योंकि अगर हम धरती के भूवैज्ञानिक इतिहास को देखें तो अरावली जैसे प्राचीन पहाड़ों की तुलना में हिमालय का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, वो अभी बच्चा है। और ये एक पहरे की तरह, एक गार्ड की तरह भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार बनकर खड़ा है। और ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक ऐसी विशाल दीवार है जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है और हमारी जीवन रेखा यानी हमारी पवित्र नदियों को जन्म देती है। अब जैसा मैंने कहा, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, जैसे क्लास में समझा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कागज की एक शीट है। अब उस कागज को दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर दबाइए। क्या होता है? आप देखेंगे कि कागज बीच में से ऊपर की ओर मुड़ जाता है, उसमें सिलवटें या वलन पड़ जाते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसा ही करोड़ों साल पहले हुआ था। धरती की 2 विशाल चट्टानी प्लेट्स, एक थी हमारी भारतीय प्लेट जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी और दूसरी थी उत्तर में स्थिर यूरेशियन प्लेट।
ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ीं और जोर से टकराईं। इस भयंकर टक्कर से इनके बीच की जो जमीन थी वो उसी कागज की तरह मुड़ गई, ऊपर उठ गई और इन्हीं मोड़ों से, इन्हीं वलनों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। और मजे की बात यह है कि ये टक्कर आज भी जारी है, बहुत धीमी गति से। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और युवा हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका निर्माण धरती के इतिहास में काफी बाद में हुआ है। अब एक और बहुत ही जरूरी बात, जो परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। हिमालय कोई एक सीधी दीवार नहीं है, ये असल में 3 समानांतर यानी पैरेलल श्रेणियों का समूह है। और इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए। सबसे उत्तर में यानी सबसे अंदर की तरफ जो सबसे ऊंची और लगभग हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, वो श्रेणी है हिमाद्री, जिसे महान हिमालय या ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं। इसे महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और भारत में स्थित कंचनजंगा इसी हिमाद्री का हिस्सा है। अब उसके दक्षिण में आइए, यानी बीच वाली श्रेणी, यह है हिमाचल या लघु हिमालय। यहाँ की ऊंचाई थोड़ी कम है, मौसम सुहावना रहता है। हम सबके जितने भी पसंदीदा हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, मनाली, वो सब इसी हिमाचल श्रेणी में बसे हैं। और सबसे आखिर में, सबसे दक्षिण में, जो सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है, जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ, वो है शिवालिक। यहाँ खूबसूरत चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून। तो क्रम क्या बना? उत्तर से दक्षिण हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। इसे दोहराइए, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ये क्रम भूलना नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 4 मुख्य कारण हैं और चारों ही भारत के लिए जीवन और मृत्यु के समान है। पहला, ये एक जलवायु अवरोधक है, एक दीवार की तरह। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाएं सीधे भारत में प्रवेश करती और हमारा जो उत्तरी मैदान है वो शायद रहने लायक ही नहीं बचता। दूसरा, ये हमारी नदियों का स्रोत है। हमारी जीवनदायिनी नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ से आती हैं? ये हिमालय के विशाल ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये ग्लेशियर पानी का भंडार है जो इन नदियों को साल भर पानी देते हैं, इसीलिए इन्हें 12 नदियां कहा जाता है। तीसरा, ये मॉनसून को चलाता है। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवाएं नमी लेकर उत्तर की ओर आती हैं, तो ये विशाल हिमालय उन्हें रोक लेता है और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे ये हवाएं अपना सारा पानी, सारी बारिश यहीं उत्तर भारत में बरसा देती हैं। बिना हिमालय के मॉनसून शायद सीधा तिब्बत की ओर निकल जाता। और चौथा, ये जैव विविधता का एक विशाल भंडार है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। चलिए, हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से उतरकर अब हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। ये वो समतल विशाल क्षेत्र है जो हिमालय के ठीक पैरों में, उसके दक्षिण में बिछा हुआ है, उत्तरी मैदान। इस मैदान को भारत का अन्न भंडार या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। ये भारत का सबसे उपजाऊ और इसीलिए सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अब सवाल उठता है कि ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? इसका सीधा संबंध हमारे पहले पड़ाव यानी हिमालय से है। इन मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली 3 महान नदी प्रणालियों, पश्चिम में सिंधु, मध्य में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर किया है। जरा सोचिए, लाखों सालों से ये नदियां पहाड़ों को काट काट कर अपने साथ बारीक उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम विज्ञान की भाषा में जलोढ़ निक्षेप या अलूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं, बहा कर ला रही हैं और इस पूरे क्षेत्र में एक मोटी परत के रूप में बिछाती जा रही हैं। यह जलोढ़ मिट्टी ही इस क्षेत्र का सोना है, जिसने इसे खेती बाड़ी के लिए एक वरदान बना दिया है। और यह एक सीधा सा नियम है कि जहाँ खेती अच्छी होती है, जहाँ पेट भरने के लिए अनाज होता है, वहीं पर सभ्यताएं बसती हैं, वहीं जनसंख्या बढ़ती है। इसीलिए ये भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र भी है। अब यहाँ से एक ऐसा प्रश्न बनता है जो लगभग हर दूसरी परीक्षा, खासकर यूपीपीसीएस और लेखपाल जैसी परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। ये है जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकारों, खादर और बांगर, के बीच का अंतर।
इसे बहुत ध्यान से और सरल तरीके से समझिए। नदी के पास का वो इलाका सोचिए जहां लगभग हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ जब आती है तो अपने साथ मिट्टी की एक नई ताज़ा परत लेकर आती है और बिछा देती है। ये नई, बारीक और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी ही खादर है। इसमें खाद शब्द छिपा है, जिससे आप याद रख सकते हैं कि ये बहुत उपजाऊ है। अब नदी से दूर के ऊंचे इलाके सोचिए जहां बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। वहां जो मिट्टी की परत है वो पुरानी हो चुकी है। ये बांगर है। ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है, मोटी होती है और इसमें अक्सर कैल्शियम के पिंड यानी कंकड़ पाए जाते हैं। तो परीक्षा के लिए सीधा साधा नियम याद रखिए। खादर इज इक्वल टू नई मिट्टी, खाद वाली, नदी के पास, ज्यादा उपजाऊ। बांगर इज इक्वल टू पुरानी मिट्टी, बंजर जैसी, नदी से दूर, कम उपजाऊ और कंकड़ वाली। उत्तरी मैदानों की समतल, मुलायम और नई मिट्टी को पीछे छोड़कर अब हम अपनी यात्रा में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी यात्रा के तीसरे और सबसे पुराने पड़ाव पर, प्रायद्वीपीय पठार। ये उत्तरी मैदानों के बिल्कुल विपरीत एक ऊबड़-खाबड़, कठोर चट्टानों वाला इलाका है। ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। ये वो हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये एक ऐसा खजाना है जो हमारी खनिज संपदा यानी मिनरल वेल्थ से भरपूर है। ये एक मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है, इसीलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। इसकी बनावट को देखिए, ये पुरानी, कठोर, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। याद कीजिए, हमने हिमालय को युवा पर्वत कहा था। उसकी तुलना में ये पठार भारत का बुजुर्ग है, सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग। स्थिर होने का मतलब है कि यहाँ पर भूकंप या ज्वालामुखी जैसी भूगर्भीय हलचलें हिमालय की तुलना में बहुत ही कम होती हैं। और क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी और धरती के अंदर की प्रक्रियाओं से हुआ है, भारत के ज्यादातर कीमती खनिज, लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना इसी पठारी क्षेत्र के गर्भ में, इसी खजाने में छिपे हैं। छोटा नागपुर पठार को तो भारत का रूर भी कहते हैं। अब इस मेज यानी पठार के दो ऊंचे किनारे भी हैं, जैसे मेज के किनारे होते हैं। इन किनारों को हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। पश्चिमी घाट को एक लंबी, ऊंची और सीधी दीवार की तरह समझिए। ये निरंतर है यानी कंटिन्यूअस है। इसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ दर्रों से ही पार कर सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई भी पूर्वी घाट से ज्यादा है। इसके विपरीत पूर्वी घाट एक टूटी फूटी, नीची और कटी फटी दीवार की तरह है। ये असंतत है यानी डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में से टूटा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि पठार से निकलने वाली ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और इन्होंने हजारों लाखों सालों में पूर्वी घाट को जगह जगह से काट काट कर बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता बना लिया है। अब इन्हीं पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच में जो विशाल त्रिकोणीय भूभाग है, उसे हम दक्कन का पठार या डेक्कन प्लाटो कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस पठार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी। ये मिट्टी ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने और टूटने से बनी है, इसीलिए इसे लावा सॉइल भी कहते हैं। इसका एक और प्रसिद्ध नाम है रेगुर मिट्टी। परीक्षा में ये सवाल बहुत बार आता है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उत्तम है, तो इसका जवाब है कपास। इसीलिए इस क्षेत्र को ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन भी कहते हैं। तो देखिए कैसे भूगोल यानी लावा से बनी मिट्टी सीधे सीधे कृषि यानी कपास की खेती और देश की अर्थव्यवस्था यानी कपड़ा उद्योग को प्रभावित करता है। तो भारत के हृदय यानी पठार को समझने के बाद अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। अब हम भारत के किनारों की ओर चलेंगे। यहाँ हम बचे हुए 3 छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों का एक साथ अवलोकन करेंगे। पश्चिम में भारतीय मरुस्थल, समुद्र के किनारे किनारे तटीय मैदान और समुद्र के बीच में स्थित हमारे द्वीप समूह। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की, जिसे हम सब थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसकी लोकेशन है अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, जिसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। ये एक शुष्क यानी एरिड भूमि है। यहाँ साल में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बहुत कम बारिश होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है और दूर दूर तक सिर्फ रेत के विशाल टीले दिखते हैं, जिन्हें बरखान या सैंड ड्यून्स कहते हैं। और यहाँ बहुत कम कांटेदार वनस्पति जैसे कैक्टस और कीकर ही जीवित रह पाती है।
मरुस्थल की सूखी रेत से अब हम समुद्र के नम किनारों की ओर चलते हैं। ये है हमारे तटीय मैदान। ये प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच में स्थित संकरी मैदान की पट्टियां हैं। यहाँ भी पश्चिमी और पूर्वी में एक महत्वपूर्ण अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर के किनारे है वो संकरा है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है वो पश्चिमी की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। और अब तक आप इसका कारण समझ ही गए होंगे, वही हमारी महानदियां यानी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूर्वी घाट को काटकर यहाँ समुद्र में मिलने से पहले विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इन्हीं डेल्टाओं की वजह से ये मैदान चौड़ा हो गया है। और अंत में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं समुद्र के बीच। यहाँ हमारे 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है जो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। पहला, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आकार में बड़े हैं और इनकी संख्या भी ज्यादा है। इनका मूल ज्वालामुखी है। असल में ये समुद्र में डूबे हुए एक विशाल पर्वत का ऊपरी हिस्सा है और यहीं पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। ये नाम याद रखिएगा। अब आते हैं अरब सागर में। यहाँ है लक्षद्वीप समूह। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और ये प्रवाल या मूंगा यानी कोरल आइलैंड्स है। अब ये प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड क्या होता है? ये भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ये द्वीप पॉलिप्स नामक बहुत ही छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के जमा होने से बनते हैं। ये जीव जब मर जाते हैं तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल वहीं रह जाता है। फिर उस कंकाल के ऊपर दूसरे पॉलिप्स पैदा होते हैं। लाखों वर्षों तक जब ये कंकालों के ऊपर कंकाल जमा होते रहते हैं तो वह समुद्र की सतह से ऊपर आ जाते हैं और एक द्वीप का रूप ले लेते हैं। भारत में लक्षद्वीप इसी प्रक्रिया से बने द्वीपों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिए, अंडमान = ज्वालामुखी द्वीप, लक्षद्वीप = प्रवाल द्वीप। तो हमारी ये उत्तर से दक्षिण की विस्तृत भौगोलिक यात्रा पूरी हुई। हमने 6 के 6 पड़ावों को अच्छे से समझ लिया है। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। इस खंड में हम उन सभी मुख्य बिंदुओं को, उन कीवर्ड्स को एक बार फिर से दोहराएंगे जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ तैयार हो जाइए। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये आपके अंतिम समय के रिवीजन के लिए एक चीट शीट की तरह है। चलिए इसे एक एक करके दोहराते हैं और पक्का करते हैं। अगर परीक्षा में सवाल आए, भारत की युवा वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जवाब है हिमालय। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी से बना है? जवाब है उत्तरी मैदान। भारत का सबसे पुराना और खनिज युक्त भूभाग? जवाब है प्रायद्वीपीय पठार। कौन से घाट निरंतर और ऊंचे हैं? जवाब है पश्चिमी घाट। भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण? जवाब है लक्षद्वीप। और ज्वालामुखी द्वीप और बैरन द्वीप कहाँ है? जवाब है अंडमान और निकोबार। ये वो तथ्य हैं जो किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल कंठस्थ यानी बाय हार्ट कर लेने चाहिए। तो इस पूरी चर्चा और यात्रा के अंत में मैं आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। हमने देखा कि भारत का भूगोल कितना विविध और अद्वितीय है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं समतल मैदान, कहीं कठोर पठार है तो कहीं नरम तटीय रेत। अब इस पर सोचिए कि भारत का ये अद्वितीय भौतिक भूगोल, इसके ये पहाड़, नदियां, मैदान, पठार किस प्रकार इसके इतिहास को, इसके भाग्य को और यहाँ